नमस्कार, सीधे हैदराबाद से आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मेरे पीछे चार मीनार है, जिसने यहाँ की राजनीति में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन यहाँ की लोकल राजनीति में जिस तरह के उतार चढ़ाव आज दर्ज किए, वैसा शायद ही पहले कभी देखा गया होगा। आपको बता दें, वैसे तो आज जो रिजल्ट निकलकर सामने आए हैं नगर निगम के, उसमें किसी भी पार्टी को बहुमत मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के चुनाव में बहुत बड़ा उलटफेर कर दिया है और बीजेपी ने यह दिखा दिया है कि उसके लोकसभा और लोकल चुनाव में किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं होता। एक छोटे से चुनाव के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय दिग्गज नेताओं ने जिस तरह से एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, उसका रिजल्ट भी आज देश के सामने है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन के चुनाव में बीजेपी जीत तो नहीं पाई, लेकिन जीत की कोशिशों के लिए उसका जद्दोजहद काम कर गया। इसीलिए दक्षिण में अपने भाग्योदय के लिए पूरी ताकत झोंक चुकी बीजेपी ये मान सकती है कि वो हार कर भी जीत गई है। पिछले चुनाव से उसकी सीटों में आई जबरदस्त उछाल भले ही टीआरएस के विजय रथ को रोकने में नाकाम रही, लेकिन उस उछाल के कंधे पर चढ़कर बीजेपी दक्षिण में अपने लिए विजय की उम्मीद देख सकती है। वैसे भी पिछले चुनाव से म्यूनिसिपैलिटी के इस चुनाव में बीजेपी ने इतनी बड़ी छलांग लगाई है जो उसके जज्बे को सलाम भेजती है। सभी के चेहरे खिले हुए हैं। उनका ये कहना है कि देखिए, भले ही हमारा मेयर नहीं बन पाए, लेकिन जिस तरह की चुनौती हमने इस बार पेश कर दी है टीआरएस के सामने, अब 2023 की तो हमारी जीत पक्की है। मतलब उत्साह इतना ज्यादा है कि अभी से वो अगले 3 सालों की बात कर रहे हैं। और इसी के साथ उनके दक्षिण का दरवाजा, जिसको सिर्फ खटखटाने की बात बीजेपी की ओर से कही जा रही थी कि कर्नाटका के अलावा दूसरे राज्यों में उसको पैर पसारने हैं, लेकिन यकीनन आज की इस जीत के जरिए भले ही वो जो दावा कर रही थी कि मेयर हमारा होगा, उसमें वो कामयाब नहीं हो पाई हो, लेकिन ये जीत उसके लिए आगे की राह को यकीनन बहुत आसान करने वाली है। ये इलेक्शन जो है मार्च में आने वाला था, ये डरकर केसीआर ने प्रीपोन किया है। उसका नतीजा ये हुआ कि थोड़ा 31 सीट हम पीछे रह गए। कोई चिंता नहीं, हमारा टारगेट तो असेंबली 2023 है, पार्लियामेंट 2024 है। हम फिर भी बहुत ही संतुष्ट है, हैप्पी है। हम सेलिब्रेट करेंगे और यही स्पीड को हम आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पे तेलंगाना भी जीतेंगे। बीजेपी के लिए कोई भी चुनाव छोटा नहीं होता। जिस शिद्दत से वो लोकसभा का चुनाव लड़ती है, उसी मनोभाव से लोकल बॉडी का भी चुनाव लड़ती है। हैदराबाद के इस म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव में बीजेपी ने अपनी धमक तो बना ली, लेकिन वो जीत हासिल नहीं कर पाई जिसमें वो अपने सपने को पूरा कर सकती। भारतीय जनता पार्टी आज मुख्य विपक्ष की जगह ले चुकी है और अगले चुनाव में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बनने वाली है। और इसके लिए हमारा तो कार्यकर्ताओं का योगदान है, जनता का सपोर्ट है, मगर केसीआर का भी बहुत सपोर्ट है। जिस प्रकार से वो सरकार चला रहे हैं, तो वो यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी की ओर तेजी से बढ़ी। हैदराबाद के म्यूनिसिपैलिटी चुनाव को भी बीजेपी ने अपने साख का सवाल बना दिया था। इस जंग में उसने पूरी ताकत झोंक दी। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद ही पूरी चुनावी रणनीति बनाई। अपने हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अपनी फौज के साथ चुनाव प्रचार में डट गए थे। इनके अलावा बीजेपी ने अपनी महिला ब्रिगेड की फायर ब्रांड नेता स्मृति ईरानी को लगाया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर टीआरएस सरकार पर 40 आरोपों की चार्जशीट लेकर पहुंचे। कर्नाटक के युवा सांसद तेजस्वी सूर्या चेंज हैदराबाद का नारा लेकर। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हैदराबाद में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बी संजय ने रोहिंग्या मुस्लिमों को मुद्दा बना दिया। चुनावी स्थानीय था, लेकिन मुद्दे राष्ट्रीय और भावना भरे ही घूमते रहे। बीजेपी नेताओं की मेहनत से बीजेपी की ताकत तो बढ़ गई, लेकिन मंजिल अभी दूर है। हाँ, अपने एजेंडे पर इनको आगे बढ़ने का रास्ता मिल गया। इस नगर को एक बार फिर से भाग्य नगर के रूप में बदल करके इसका जो शख्स जिस शहर को निस्बत हैदर कर्रार से है, उस शहर के नाम को तब्दील करने की बात कर रहा है।
इंशाअल्लाह ताला उनकी नस्लें खत्म हो जाएंगी। हैदराबाद के नगर निगम का विस्तार हो चुका है। अब ये ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम है, जिसके विस्तार से इसकी अहमियत समझिए। देश के सबसे बड़े नगर निगमों में से एक है ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम। इस नगर निगम के अंदर 4 जिले हैदराबाद, मेडचल, मलकजगिरी, रंगारेड्डी और संगारेड्डी आते हैं। इस पूरे इलाके में विधानसभा की 24 सीटें आती हैं, जबकि लोकसभा की 5 सीटें आ जाती हैं। बहुत अच्छा फाइट चला इसमें, अभी तो जंग चल रहा है, तो इससे एकदम साफ जाहिर हो रहा है कि हैदराबाद में या तेलंगाना में लोग डेफिनेटली टीआरएस को घर भिजाने के लिए, तो उसको वापस घर भिजाने के लिए सोच में तो सब लोग हैं। हैदराबाद के लोकल चुनाव में जो भूमिका उभर कर सामने आ रही है, उसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM एक किंग मेकर का रोल अदा करती नजर आ रही है। 2016 की बात करें तो ओवैसी की पार्टी के समर्थन से टीआरएस का मेयर बना था और इस बार भी 40 से ज्यादा सीटें जीतकर असदुद्दीन ओवैसी किंग मेकर की भूमिका अदा करते नजर आएंगे। बीजेपी का मेयर तो नहीं होगा, लेकिन तेवर जरूर होगा, क्योंकि अब हैदराबाद की म्यूनिसिपैलिटी में उसकी आवाज की बुलंदी सुनाई पड़ेगी। के साथ चित्रा त्रिपाठी, हैदराबाद आज तक। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने टीआरएस के गढ़ में सेंध लगा दी है। आपको बता दें कि टीआरएस जिससे 2016 में 99 सीटें जीती थी, उसे इस बार अच्छा खासा नुकसान हुआ। हालांकि नंबर 1 पार्टी बनकर वो जरूर उभरी है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें AIMIM की, तो उसका परफॉर्मेंस पिछली बार की तरह ही रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी उम्मीदों के हिसाब से प्रदर्शन किया है और इसी वजह से उसके कार्यकर्ता काफी ज्यादा उत्साहित हैं। इसके जरिए एक तो 2023 के विधानसभा चुनावों के लिए उसने प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया, तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिण में अब अपनी किलेबंदी को और मजबूत करने की कोशिश बीजेपी करेगी, क्योंकि दक्षिण भारत में उसके लिए खोने को कुछ नहीं, जबकि पाने के लिए पूरा आसमान है। इस भाग्य लक्ष्मी मंदिर पर बीजेपी का दांव लगा था। ग्रेटर हैदराबाद के नगर निगम चुनाव में इस भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा करके गृह मंत्री अमित शाह ने अपने चुनाव प्रचार को रफ्तार दी थी। इस मंदिर के नाम पर ही हैदराबाद का नाम बदलने की भी बात हुई और बगल के 4 मीनार को निजामी कल्चर से जोड़कर राष्ट्रवाद की नई व्याख्या भी पेश की गई। हम हैदराबाद को नवाब निजाम कल्चर से मुक्त होकर एक मिनी इंडिया बने ऐसा शहर बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। निजाम कल्चर को त्याग कर एक आधुनिक शहर बने, इस प्रकार का हम हैदराबाद को बनाएंगे। यहाँ किसी का अपीसमेंट नहीं होगा, किसी के साथ अन्याय भी नहीं होगा। इस प्रकार की नई कार्य संस्कृति का विकास हम यहाँ पर करेंगे। अगर आप तारीख में चले जाएंगे तो मेरे पूर्वजों ने निजाम से मुलाकात इसलिए नहीं की क्योंकि निजाम को मिलने के लिए एक सोने की अशरफी नजराना देना पड़ता था। तो मेरे बुजुर्गों ने कहा कि हम हरगिज नहीं देंगे, मुलाकात ही नहीं की, हमारा ताल्लुक ही नहीं है उनसे। हाँ, हैदराबाद का एक मखसूस कल्चर है, एक तहजीब है। अब चुनाव के नतीजे आ गए तो सवाल है कि इस नगर निगम के चुनाव से बीजेपी को मिला क्या? सबसे पहले तो बीजेपी ये साबित करने में कामयाब रही कि उत्तर भारत से निकलकर दक्षिण भारत में भी उसकी स्वीकार्यता बढ़ी है। स्थानीय चुनाव से ये भी साबित करने में बीजेपी कामयाब रही कि लोग सिर्फ दिल्ली के लिए ही बीजेपी को नहीं जिताते, बल्कि स्थानीय चुनाव में भी बीजेपी पर उनका भरोसा है। भले ही 3 साल बाद तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव होंगे, लेकिन बीजेपी नगर निगम में अपने प्रदर्शन से ये माहौल बना सकती है कि विकल्प वही है। कांग्रेस के बेहद खराब प्रदर्शन से बीजेपी ये भी संदेश देने में कामयाब हुई है कि राष्ट्रीय दलों में वही है जिसकी पकड़ स्थानीय स्तर पर भी है। यही वजह है कि बीजेपी ने अपने सारे दिग्गजों को इस चुनाव में झोंक दिया था। किसी ने प्रश्न उठाया कि भारतीय जनता पार्टी का नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉरपोरेशन के चुनाव में आ रहा है। मित्रों, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, पार्टी के विकासवाद के नारे के लिए जहां भी जाना पड़ेगा हम जाने के लिए तैयार हैं और विकास को ले जाने के लिए तैयार हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि तेलंगाना की जनता ने भ्रष्ट केसीआर की सरकार और टीआरएस की सरकार को अलविदा कहने का समय आ गया है और वो कहना चाह रही है, ये नतीजे बता रहे हैं। हम 4 सीटों पर थे
और हम कई गुना आगे बढ़कर के आए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने लक्ष्मी जी की तस्वीर लगाकर ट्वीट किया और कैप्शन लिखा, भाग्यनगर। हालांकि बीजेपी अपने सत्ता के भाग्य को सिर्फ नगर निगम तक सीमित रखने वाली नहीं है। ये चुनाव उसके लिए महज एक लिटमस टेस्ट था। उसकी नजर हैदराबाद या तेलंगाना से आगे समूचे दक्षिण भारत पर है। वहां एक कर्नाटक को छोड़कर बाकी किसी भी राज्य में बीजेपी की मौजूदगी छाप नहीं छोड़ती। कर्नाटक में विधानसभा में बीजेपी के 104 विधायक हैं, जबकि लोकसभा में 25। तेलंगाना विधानसभा में बीजेपी की 1 सीट है, जबकि तेलंगाना से लोकसभा में 4। केरल में विधानसभा में बीजेपी का 1 विधायक है, जबकि सांसद कोई नहीं। आंध्र प्रदेश में न विधानसभा में बीजेपी का खाता खुल पाया, न लोकसभा में। वही हाल तमिलनाडु में भी है, जहां बीजेपी को शून्य से आगे अपनी जगह बनानी है। इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ दिनों पहले ही तमिलनाडु का दौरा किया था। अब सवाल है कि दक्षिण विजय के लिए बीजेपी का माहौल कैसे बनेगा। बीजेपी के कर्नाटक से निकले युवा सांसद तेजस्वी सूर्या ने ग्रेटर हैदराबाद के नगर निगम चुनाव में ही अपना एजेंडा साफ कर दिया। OIC is Muhammad Ali Jinnah's new avatar. We must defeat him. अब किसी एक चेपीदे शोरबे ने कह दिया कि मजलिस के जो सदर हैं वो जिन्ना हैं। आप ये देखिए कि इलेक्शन बल्दिया का हो रहा है, ना बरखी के बारे में बात, ना लाइट या स्कूल का इंतजाम के बारे में बात। अगर इन तमाम लोगों को कोई मर्द नजर आता है तो असदुद्दीन ओवैसी नजर आता है। बीजेपी के राष्ट्रवाद के प्रयोग में कहीं ओवैसी हैं, तो कहीं हैदराबाद का नया नामकरण संस्कार। अभी तो वो हैदराबाद का नाम भाग्यनगर नहीं कर पाएगी, क्योंकि उससे पहले उसको अपने भाग्य को जीत की मंजिल तक ले जाना होगा। जद्दोजहद जारी है। चित्रा त्रिपाठी के साथ आशीष पांडे, हैदराबाद आज तक। हैदराबाद में लोकल बॉडी का चुनाव था, लेकिन यहाँ के नतीजों की गूंज कोलकाता में भी सुनाई दे रही है, क्योंकि 6 महीने से कम का वक्त बाकी है पश्चिम बंगाल के चुनाव में। ऐसे में आपको बता दें, बीजेपी जहाँ पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी का अब पश्चिम बंगाल में जाकर लड़ना चुनाव यकीनन ममता बनर्जी की मुश्किलों को बढ़ा सकता है, और बीजेपी इसमें भी खुद का फायदा देख रही है। बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बनाने जा रही है। ममता दीदी उसको बीजेपी के मिशन बंगाल के लिए एक उछाल मिल सकती है ग्रेटर हैदराबाद के नगर निगम चुनाव से। हैदराबाद में बीजेपी मेयर भले न बना पाए, लेकिन उससे 1500 किलोमीटर दूर कोलकाता के नब्बाना यानी सचिवालय पर अगले साल अपने कब्जे का ख्वाब संजोकर बैठी है। हैदराबाद का जोश पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में काम आ सकता है। 2019 में बंगाल में 18 सीट हासिल करने के बाद बीजेपी बार बार बंगाल में 2021 के चुनाव पर नजर बनाए हुए थी, लेकिन अब इन नतीजों के साथ मानिए हौसला कई गुना ज्यादा बढ़ गया है और दल बल के साथ चुनाव में उतरने की तैयारी भी लगभग पूरी है। लिहाजा 2021 के बंगाल के चुनाव पर न सिर्फ नजर होगी, बल्कि अपने नजरिए के साथ जीत हासिल करने का प्रयास भी। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक बीजेपी के सभी नेता एक सुर में यही कह रहे हैं कि अब की बार बंगाल में उनकी सीटों का आंकड़ा जाएगा 200 के पार। 200 यानी 2/3 से ज्यादा सीटें, यानी ममता बनर्जी का लोकतांत्रिक तरीके से तख्ता पलट। तो सवाल है कि क्या ममता का काम ओवैसी बिगाड़ेंगे या बीजेपी अकेले? ग्रेटर हैदराबाद के नगर निकाय चुनाव में 50 सीटें मुस्लिम बहुल हैं और ओवैसी की पार्टी 51 सीटों पर ही चुनाव लड़ी, जिसमें उसका प्रदर्शन सबसे शानदार है। अगर बंगाल में देखें तो 294 सीटों में से 125 सीटों पर मुसलमानों के निर्णायक वोट हैं। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में तो वोट ममता को ही मिल रहे थे, लेकिन इस बार ओवैसी के लड़ने से ममता का वोट बढ़ सकता है। ऐसे में बिहार में महागठबंधन की तरह बंगाल में ममता का बंटाधार हो सकता है। और ओवैसी पहले ही कह चुके हैं कि वो पश्चिम बंगाल में भी चुनाव लड़ेंगे। मैं बंगाल का इलेक्शन लड़ूंगा, क्या करेंगे आप? मैं लड़ूंगा, यूपी का भी लड़ूंगा 2022 में, हर जगह लड़ूंगा मैं। जीत हार तो जनता तय करेगी, मेरे मुकद्दर में तो होगा।
मगर ये जो इनका अहंकार है ना कि आप क्यों लड़ते हैं, हमको नुकसान होता है। ओवैसी के बंगाल अभियान से मुस्लिम वोट बटे तो बीजेपी का अपना राष्ट्रवाद काम कर सकता है। जैसा कि बिहार में हुआ, यहाँ बीजेपी एनडीए में नंबर 1 हो गई और उससे उत्साहित प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं को कोलकाता का रास्ता दिखा दिया। जो लोग लोकतांत्रिक तरीके से हमारा मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, देश के कुछ हिस्सों में उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार करके वे अपने मंसूबे पूरे कर लेंगे। मैं उन सब से आग्रहपूर्वक समझाने का प्रयास भी करता हूं। मुझे चेतावनी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काम जनता जनार्दन करेगी। हालांकि टीएमसी बार बार यही कह रही है कि बाहर से किसी भी नेता के आने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन हैदराबादी बिरयानी का स्वाद जिस तरह तेलंगाना के चंद्रशेखर राव के लिए थोड़ा बेमजा हो गया, वैसा ही कहीं सत्ता का रसगुल्ला अगली बार मुंह से न छिन जाए, इसको लेकर टीएमसी डरी हुई है। इसीलिए वो अपना घर संभालने में जुटी है। दूसरी तरफ बीजेपी के मिशन बंगाल के लिए बूथ स्तर पर भी तैयारी पूरी की जा चुकी है। त्रिपुरा में पन्ना प्रमुख की तर्ज पर बीजेपी पश्चिम बंगाल में बूथ अध्यक्ष बना रही है। बीजेपी ने जैसे त्रिपुरा में माणिक सरकार को हटाया था, वैसे ही ममता बनर्जी को हटाने की रणनीति पर काम कर रही है। इसके लिए बूथ अध्यक्ष बूथ कमेटी फॉर्मूले पर काम कर रही है। स्थानीय वोटरों को रिझाने पर फोकस हो रहा है। खासकर महिलाओं का वोट अपनी तरफ जोड़ने की कोशिश हो रही है, जैसा बिहार में हुआ। बूथ स्तर पर टीएमसी से हर स्तर पर लड़ने की तैयारी हो रही है। पश्चिम बंगाल में 78,000 पोलिंग बूथ हैं। इनमें से 80% बूथ पर बीजेपी अपना अध्यक्ष बना चुकी है, लेकिन मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे इलाके में बीजेपी को बूथ प्रतिनिधि नहीं मिल पाए हैं। लेकिन पिछली जीत और जमीन पर कार्यकर्ताओं के बढ़ते उत्साह से बीजेपी 2021 के नतीजे को बदलने का दम दिखा रही है। इसीलिए बीजेपी ने तय किया है कि उसके बड़े नेता हर महीने राज्य में दस्तक देंगे। अभी कोई तिथि निश्चित नहीं हुआ है, लेकिन हर महीना आएंगे, जरूरत पड़ने से ज्यादा भी आएंगे। जबकि महीना का प्रवास हो चुकी है, अगले महीना का तिथि वो लोग बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले लोकसभा चुनाव से पहले ही बंगाल में पूरा जोर लगाया था। जिस तरह यूपी में एसपी बीएसपी ने हाथ मिलाया था, उसको देखते हुए बीजेपी ने बंगाल से ज्यादा सीटें हासिल करने की रणनीति बनाई। पन्ना प्रमुख से बीजेपी को त्रिपुरा में फायदा मिला कि 2013 में 2% वोट पाने वाली बीजेपी 2018 में 43% वोट पर आ गई। बीजेपी ने 25 साल पुरानी माणिक सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया। वैसे ही पश्चिम बंगाल में जमीनी स्तर पर काम का नतीजा ये निकला कि बीजेपी आज काफी मजबूत है। पिछले लोकसभा चुनाव को आधार माने तो बीजेपी ने मुख्य विपक्षी दल की जगह बना रखी है। 2009 में 6% वोट पाने वाली बीजेपी ने 2014 में 17% वोट हासिल किए और 2019 में 42% मिल गया। इतना ही नहीं, 2017 के निकाय चुनाव में और 2018 के पंचायत चुनाव में बीजेपी नंबर 2 पर आकर खड़ी हो गई। अपने उसी नंबर 2 की पोजीशन को नंबर 1 पर ले जाने के लिए बीजेपी की लड़ाई जारी है। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। और आइए अब आपको सीधे लेकर चलते हैं हैदराबाद, जहां असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसको रोकेगी और मुझे ये भी कहना पड़ेगा कि तेलंगाना में जब असेंबली के इंतखाबात होंगे, आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला ये बीजेपी की जो कामयाबी है, वक्तिया कामयाबी है, ये उस वक्त तक इतनी कामयाबियां इनको नहीं मिलेंगी। और मुझे अवाम का फैसला है, हमारी क्या बोलना चाहिए, हमारी ख्वाहिश के बरक्स फैसला आया बीजेपी की हद तक। मगर एमआईएम पार्टी को तो मैं समझता हूं कि हमने तमाम बड़ी मेहनत की और उसका नतीजा हमको अल्लाह सुब्हाना व तआला ने और हैदराबाद की अवाम ने हमको दिया है। शुक्रिया। सर, आप जब लोकसभा चुनाव में 4 सीटें बीजेपी जीत के आई थी, उस समय भी आपने कहा था कि ये वक्तिया कामयाबी है। फिर उसके बाद ये कामयाबी है। नहीं, देखिए, सुनिए, देखिए, आप ये बात कह रहे हैं, मैं इसलिए निकाल रहा हूं कि जरा वो आंख पे, तो निजामाबाद में म्युनिसिपल इलेक्शन हुआ, बीजेपी का एमपी है वहां पे, कितनी सीट एमआईएम जीती? बीजेपी का एमपी है निजामाबाद में, एमआईएम ने कितनी सीट जीती?
16 सीट जीते हम। तो आपको बता रहा हूं कि होगा ये। इलेक्शन का वर्डिक्ट है, म्युनिसिपल इलेक्शन है, थोड़ा ऊंच नीच होती है और मुझे यकीन है कि मैं तो प्रिवी नहीं हूं, ना मुझे अख्तियार है टीआरएस पार्टी पर बोलने का, मगर मुझे यकीन है कि ये लोग देखेंगे क्या करना चाहिए, क्या सही करना चाहिए, कितना अच्छा करना चाहिए, उसको देखेंगे, मगर उनके पार्टी का मसला है। सर अभी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए ये बात आती है कि आप किसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपका सपोर्ट का प्रसाद साहब जरा थोड़ा खुशी का मौका है, थोड़ा आज तो एक रात छोड़ दो आप। लेकिन बहुत अहम बात है। हाँ बिल्कुल है, नहीं हर चीज अहम है। इतनी बड़ी कामयाबी हमको जो मिली है वो यकीनन एक बहुत बड़ी कामयाबी हमको मिली है और हम फैसला करेंगे, बैठ के बात करेंगे। कल मैं हमारे पार्टी के तमाम जिम्मेदार हजरात से मैं उनसे बात करूंगा, उनसे मशवरा करूंगा, उनकी राय हासिल करूंगा, उसके बाद हम कोई फैसला करेंगे। यकीनन हमको फैसला करना है, हम करेंगे। सर योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है कि भाग्यनगर का भाग्योदय अब शुरू हुआ है और जेपी नड्डा ने भी ये कहा है कि 2023 में बीजेपी की सरकार होगी, केसीआर की करप्ट सरकार को हम निकालेंगे। तो आप उस पर कैसे देखते? अब जाहिर है ये तो इस तरह की बातें करेंगे ना भाई। जहां पर योगी आए थे क्या हुआ, टाइम हो गए। सर्जिकल स्ट्राइक बोले थे ओल्ड सिटी के ऊपर, अब डेमोक्रेटिक स्ट्राइक हो गया बीजेपी के ऊपर। ये तो डेटा आपके सामने है, एम्पिरिकल एविडेंस आपके सामने है। हम तो योगी आदित्यनाथ से यही कहेंगे कि आप तो मुंबई गए थे, ज्यादा एक्टिंग मत करिए, हकीकत की दुनिया में आ जाइए और जो जुल्म वहां पर दलितों पर किया जा रहा है उसको ख़त्म करिए। जो क़वानीन आप कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ बना रहे हैं वो रोकिए। और मुझे यकीन है कि केसीआर गो हमारे अपोजिट पार्टी के हैं, मगर एक बात मानना पड़ेगा, एक रीजनल फेस है और वो रीजनल फेस आज भी इम्पोर्टेंट है, कल भी इम्पोर्टेंट रहेगा। और थोड़ा सा अगर वो लोग जो भी उनके चीज़ें सही करना है कर लेंगे तो ही स्टिल वेरी इम्पोर्टेंट एंड आई एम श्योर कि केसीआर जो है वो बीजेपी के ऊपर बहुत बड़े भारी पड़ेंगे आने वाले वक्त में। तो क्या आप उनको सपोर्ट करेंगे अगर मेयर की सीट चाहिए तो? मैं अभी आपसे कहा हूं मैडम कि ज़रा थोड़ा सांस लेने दीजिए, थोड़ा हमको अपनी इतनी बड़ी कामयाबी हमको मिली है, थोड़ा हमारे तमाम पार्टी के जिम्मेदारों से हमको अपनी उनकी खुशी का हिस्सा बनने दीजिए। और कल सुबह में हम तमाम पार्टी के हमारे जिम्मेदारों से, एमएलएज हैं, एमएलसीज हैं, सीनियर हमारे पार्टी के लीडर्स हैं, उन तमाम से बात करेंगे, मशवरा करेंगे और जो भी फैसला होगा आप तक पहुंचाएंगे। सर आपने अपने घर हैदराबाद से अपील की थी जब चुनाव प्रचार कर रहे थे कि बीजेपी को यहाँ पर कम्प्लीटली रिजेक्ट किया जाना चाहिए, लेकिन आप ही के घर में बीजेपी नंबर कहाँ देखिए, आप लोग नेशनल चैनल पे आपको बड़ी मोहब्बत हो गई असदुद्दीन ओवैसी के घर में। मेरे घर में कौन जीता? हम तो कह रहे हैं कि मेरे अंगना में तुम्हारा काम ही नहीं है। अरे ना आप देखे सुनिए आप बताइए, चलिए मेरे घर में कहाँ जीते? नहीं आप सुनिए एक बात सुनिए। आप जब कह रहे हैं तो आप बताइए कौन सी जगह पर। हम तो जहां योगी गए वहां हराए, जहां अमित शाह आए वहां हारे। आपने कहा था पुराने शहर में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, हमने कहा डेमोक्रेटिक स्ट्राइक करेंगे, डेमोक्रेटिक स्ट्राइक हो गया। अब नेशनल मीडिया को बीजेपी के बाजा बजाने का इतना शौक है तो बजाइए आप, मगर हमारे कंधे पे रखकर बाजा मत बजाइए। आप खुलकर कहिए कि हाँ हम बीजेपी की बैंड पार्टी हैं, हम बाजा बजा रहे हैं। हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि हमारे घर में बीजेपी का जो पोजीशन था वो क्या है आप देख लीजिए। हम आपको फिर से कह रहे हैं कि हैदराबाद पार्लियामेंट सेगमेंट में 44 म्युनिसिपल डिविजन्स हैं। 5 साल पहले भी हमने 34 पर लड़ा था, 33 जीते थे। इस बार भी हम 34 लड़े हैं, 33 जीते हैं। अब आप बताइए, आप लोग तमाम माशाल्लाह से आइंस्टाइन के करीबी दोस्त हैं, मैथमेटिक्स में आप लोग बहुत अच्छे हैं, हम तो वीक हैं, इसीलिए हम पॉलिटिक्स में। आप बता दीजिए कि ये नंबर सही है गलत है।
सर आप हमेशा हैदराबाद और तेलंगाना की जो फैब्रिक है, गंगा जमुनी तहजीब है, उसकी वकालत के मद्देनजर आप बीजेपी और फिरका परस्त ताकतों को रोकने की बात करते रहे हैं। उसी के मद्देनजर आप केसीआर को भी सहयोग करते रहे हैं कई चुनावों में, मतलब लोकसभा और विधानसभा में। तो इसमें तो नहीं था ना कोई अलायंस हमारा। नहीं, इसमें नहीं था। तो क्या थैंक यू। बीजेपी को रोकने के लिए जैसे आप वकालत करते आए, तो क्या आगे हाथ मिला सकते हैं? क्योंकि जो ये आंधी है, जैसा बीजेपी, आप आंधी बोलते, बीजेपी आसमान देखिए कितना साफ है, इतना अच्छा मौसम है, ना हवा। देखिए सुनिए, ये लफ्ज आंधी का क्या मतलब? अरे भाई, अगर आंधी होती तो एमएलसी क्यों हार गए महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में हार, अरे ठीक नहीं जी, अरे भाई आवाम का फैसला है, मगर जरा अल्फाज का इस्तेमाल जो है ना, जरा उसके ऊपर देख कर करिए। आंधी कहाँ आंधी है भाई? अरे भाई, तूफान आपके सामने बैठा हुआ है, आप कहाँ आंधी की बात कर रहे हैं? सर, अब चार मीनार की तो बात हो गई, क्या आप कोलकाता के हावड़ा ब्रिज पर कूच करेंगे सर? नहीं, इलेक्शन लड़ना तो प्रसाद साहब मेरे लिए जरूरी है। मैं जब तक जिंदा रहूंगा मैं इलेक्शन लड़ता रहूंगा, और मुझे जीतने से या हारने से कोई मतलब नहीं है, मुझे लड़ने से मतलब है और मैं लड़ूंगा। अब रहा सवाल, आपके सवाल का जो स्पेसिफिक जवाब है, अब इलेक्शन से हम लोग थोड़ा हैदराबाद के इलेक्शन से फारिग हो चुके हैं, अब बैठ के बात करेंगे आने वाले एक 6-7 दिन में, और फिर इंशाल्लाह फिर अपना सफर शुरू रहेंगे। सर, यही फॉर्मूला आप वेस्ट बंगाल में, मतलब आपने कहा था सोमित देखिए, मैं आपके सामने कई मरतबा इन पर्टिकुलर आपके तमाम से कहूं कि केरला में और आसाम में मैं नहीं जाऊंगा। ये मेरा एक डिसीजन है और हम उसके पाबंद हैं। वहां पर बदरुद्दीन अजमल साहब की AIDUF है, IUML केरला में है, हम वहां जाकर उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर कभी उनको गलती से मेरी जरूरत पड़ गई मुझ जैसे दीवाने की, तो वो मुझे कॉल कर ले, मैं आ जाऊंगा, नो प्रॉब्लम। सर, मतलब सर बीजेपी ये भी कह रहा है सर, ये बीजेपी ये भी सर बीजेपी नहीं, केरला और आसाम की बात कर रहा हूँ। वेस्ट बंगाल नहीं, तमिलनाडु में तो लास्ट टाइम लड़े हम लोग, एक सीट लड़े थे, वानियमबाड़ी की सीट लड़े थे हम लोग एक। बिल्कुल तमिलनाडु में लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? सर बीजेपी इधर भी वो राइट साइड बहुत हो गया, लेफ्ट विंग भी है, लेफ्ट साइड भी है। सर, बीजेपी ये क्लेम करता रहा कि MIM का और मेनली जो TRS का अलायंस है, मतलब इश्यू बेस्ड जो सपोर्ट था वो रूम के अंदर ही रहा है। सो मतलब सर ये तो इसका मतलब है कि बीजेपी को ये मालूम कि मैं टॉयलेट में जा रहा हूं तो क्या हो रहा है? क्या बात है यार? सर, जिस तरह से ये मुद्दे उठाए गए थे इस बार बीजेपी के द्वारा, जिस तरह का ध्रुवीकरण किया गया था, क्या आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं काम किया है और आने वाले चुनाव में जो इसे और ज्यादा मजबूती के साथ पेश करेगी बीजेपी? मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में तो काम नहीं किया। सुनिए, सर्जिकल स्ट्राइक बोले, ओल्ड सिटी में 30,000 रोहिंग्या बोले, पूरे पुराने शहर की जनता, चाहे वो हिंदू रहो या मुसलमान रहो, बंगाली रहो, दलित रहो, बैकवर्ड क्लास के रहो, मारवाड़ी कम्युनिटी के, सब बोले कि नहीं, नो सर्जिकल स्ट्राइक, ओनली डेमोक्रेटिक स्ट्राइक चलेगा, और यहां से हमने बीजेपी को हराया। अब दूसरी जगह का ये एक म्युनिसिपल इलेक्शन है, मुझे यकीन है कि मुझे कोई बता रहे थे कि मिस्टर के टी रामाराव जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अपने PC में कुछ बातें कही हैं, और मुझे यकीन है कि एक के चंद्रशेखर राव बहुत ही मंजेवे सियासतदान है, वो डायरेक्ट हर चीज़ का चार्ज लेंगे और वो देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और उनके पार्टी का मामला है। अब जहां तक बीजेपी का मामला है, वो तो यही बात करते आएगी ना कि रोहिंग्या, बांग्लादेशी, अफगानी और सर्जिकल स्ट्राइक, जिन्ना, तो ये सब रिजेक्ट हो गया। जिसको जिना बोले, पब्लिक बोली जिना नहीं, वो हमारा जीना मरना, हमारा एतमाद हम पर किया, हम कोर्ट दिया। तो ये तो चलता है, बीजेपी की अपनी लैंग्वेज कहाँ बदलेगी बीजेपी? सर, मेरा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि ओल्ड हैदराबाद और AIMIM को टारगेट करके कहीं ना कहीं बाकी का जो GHMC का इलाका था वहां पर जो है, अब देखिए, अब ऐसा है ना मैडम,
अब किसी के घर में कल सुबह में भैंस या गाय दूध नहीं देंगी, मेरे को बोल दो आप, मैं जिम्मेदार हूं। सुबह कल मुर्गी पुकारेगी नहीं, सुबह 4 बजे, अरे शायद ओवैसी यहां से गया होगा। अरे छोड़ दीजिए ना, कहने हर चीज में आप लिखिए ओवैसी के घर में ऐसा हुआ, अरे मैं कहां जिम्मेदार हूं? मेरे घर का तो मैं रिकॉर्ड पेश कर दिया आपको, अब दूसरों को बताना पड़ेगा। कब तक आप लोग हमको इस्तेमाल करेंगे? भाई दिल्ली के स्टूडियो में बैठ के ओवैसी, अरे भाई छोड़िए हमको, हमारा रिकॉर्ड सामने है। हम लड़े 51, अगर हम लड़ लेते 80 तो क्या होता फिर? हाँ, ये भी तो सोचो आप। सर बीजेपी का 4 से 45 हो जाना क्या आपके लिए चिंता की बात? हाँ सर इसमें बीजेपी का 4 से 45। बोले एक मिनट सर बीजेपी जहां एमआईएम का कैंडिडेट नहीं था वहां ओवैसी और एमआईएम को टारगेट कर रही थी और ये अचीवमेंट उसको मिला। तो क्या आपको नहीं लगता है कि इस तरह से करके पोलराइज किया और ये चीजें आई? अरे आप मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही, आप कब तक मेरा नाम लेते रहेंगे? माने बीजेपी आपको नहीं, आप माशाल्लाह। तो असदुद्दीन ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो कह रहे हैं मेरे घर में सेंध नहीं लगी, कम से कम हमने अपनी सीटें बरकरार रखी हैं, इसलिए बीजेपी ये कहना बंद करे कि ओवैसी के घर में सेंध लग गई है। रुक करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस का। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।